बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 33, वेडनेसडे मार्च 5। हमने टॉपिक शुरू किया। हमारा टॉपिक चल रहा है इन्फोग्राफिक्स का। इसके ऊपर तकरीबन हमने कम बेश हर पहलू पे हमने बात कर ली। हमने साइंटिफिक एविडेंस भी प्रेजेंट किया, हमने हिस्टोरिकल एविडेंस भी प्रेजेंट किया, हमने इसको 21st सेंचुरी स्किल से भी रिलेट किया, और उसके बाद फिर हमने उन स्टेप्स की बात की जिनकी वजह से एक अच्छा इन्फोग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात शुरू की थी कि हम दूसरों से सीखने की कोशिश करें। हमारा जो मकसद था इस डॉक्यूमेंट्री एवरीथिंग इज अ रीमिक्स को प्रेजेंट करने का, कि कोई भी क्रिएटिव काम जो है वो आइसोलेशन में या वैक्यूम में नहीं होता। आप किसी क्रिएटिव काम को सीखना चाहते हैं सुमेहरा, तो आपको चाहिए कि आप दूसरों के कामों को देखें और उससे सीखें उन्होंने कैसे किया है। अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ दूसरों से भी सीखना ज़रूरी है। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो म्यूजिक सुनिए, राइटर बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए, अच्छे इन्फोग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन्फोग्राफिक्स को देखिए कि दूसरे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनकी खूबियों और खामियों से सबक सीखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे हमने कुछ नए आइडियाज डिस्कस किए, फिशबोन डायग्राम, सैनकी डायग्राम, और हमने फिर ये भी बात की थी कि इस किस्म की डायग्राम्स को हम किस तरीके से अपने क्लासरूम के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि आप घबराए ना, जरूरी नहीं है कि अच्छे इन्फोग्राफिक के लिए आपने कोई नए किस्म का चार्ट लेकर आना है। जो पुराने चार्ट जो आप क्लास 5 क्लास 6 7 से देखते आ रहे, पाई चार्ट, बार चार्ट, उसको भी क्रिएटिविटी के साथ आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे आपने इस एग्जाम्पल को प्रेजेंट किया था रेलिवेंसी के लिए। फिर हमने बार चार्ट की एग्जाम्पल दी, और मैं समझता हूँ रेलिवेंट इमेज के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने बार चार्ट और गन के साथ अपना मैसेज को, उस कलर के साथ, रेड कलर के साथ अपने मैसेज को उन्होंने कन्वे किया है। फिर हमने टाइमलाइन की बात की। हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइमलाइंस हैं और हम टाइमलाइंस डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप क्रिएटिविटी के प्रिंसिपल को यूज़ करें, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों को यूज़ करें, तो आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आती हैं। मसलन हमने कहा कि हम ट्री के जरिए भी टाइमलाइन को शो कर सकते हैं। हमने फिर दूसरे कुछ टाइमलाइंस की एग्जांपल्स देखी। ये सर्कुलर टाइमलाइन थी हमारी, और फिर हमने इन दो डिज़ाइंस को हमने क्रिटिक भी किया था कि दोनों डिज़ाइन जो है बना तो रहे टाइमलाइन, लेकिन दोनों के में कितना फ़र्क है, जो इंफॉर्मेशन की डिलीवरी है उसमें कितना फ़र्क हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे हमने माइंड मैप की बात की थी कि यार आप माइंड मैप को अपनी क्लासरूम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडिया को आप पूरे का पूरे एक इंफोग्राफिक के जरिए से भी कन्वे कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इस तक महदूद नहीं है। आप इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर की हमने बात की। लोगों ने कहा सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कॉन्सेप्ट मैप से शो कर सकते हैं, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट मैप ग्रामर स्ट्रक्चर के अलावा आप इवन इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, या उर्दू लिटरेचर के लिए नॉवल के कैरेक्टर्स, उनके बाहम ताल्लुकात, उनके बाहम कैरेक्टरिस्टिक्स, या उनके आपस का किस तरह से तामुल था, उन्होंने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए थे जिसकी वजह से नॉवल आगे बढ़ा, स्टोरी का जो प्लॉट था वो आगे की तरफ मूव हुआ। उन तमाम चीज़ों को भी आप इन्फोग्राफिक्स के जरिए से दिखा सकते हैं। फिर हमने बात की कि कलर्स और शेप्स, वो चीज़ें जो आपने स्कूल में एडमिशन लेने से पहले सीख चुके थे, कलर्स और शेप्स, आप उसकी मदद से भी एक अच्छा इफेक्टिव इन्फोग्राफिक को लाजमन को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आप कलर्स को और शेप्स को इफेक्टिव तरीके से यूज करें। यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से सिर्फ कलर के साथ उसने किसी किस्म के कोई नया उसने कोई ग्राफ यूज नहीं किया, कोई नया उसने इमेज यूज नहीं किया, लेकिन उसने सिर्फ कलर के जरिए से अपना मैसेज कन्वे कर दिया। आप लोग जिन्होंने जिन्होंने इस इंफोग्राफिक को देखा, उन्होंने बगैर किसी टेक्स्ट के बता दिया कि भाई इस इंफोग्राफिक के अंदर वो किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और इवन आपने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि किस कंट्री के अंदर सुसाइड रेट ज्यादा है, क्यों, सिर्फ और सिर्फ कलर के इफेक्टिव इस्तेमाल से। यहाँ पे तुम देखो कलर्स को उन्होंने इस तरीके से यूज किया कि कलर्स का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नुमाया है। ठीक है, जो लाइट कलर है फाइव, अब जो डार्केस्ट कलर, दोनों में कितना फर्क है। तो ये भी एक बात है, अगर वो मिलते जुलते कलर इस्तेमाल करते तो यहाँ पे फर्क समझ में नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद हमने बात की शेप्स की। अब देखो एक एक ही मैसेज है कि जी हाईएस्ट या सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका है, ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसका है, तो जिसका सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन का उसको आपने शेप के जरिए से शो कर दिया। फिर हमने बात की कि यार ऐसा मत समझिएगा कि भाई इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ और डेटा। आप अगर जो ट्रेडिशनल डायग्राम्स को भी इफेक्टिव तरीके से बनाते हैं तो वो भी इन्फोग्राफिक कहलाएगा। मसलन हमने देखा कि इस डायग्राम के अंदर उसने तमाम जगहों की तमाम चीज़ों को उसने एक ही डिज़ाइन के अंदर, एक ही तस्वीर के अंदर से उससे पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी। हमने फिर इस एग्जाम्पल को भी देखा था। फिर हमने इस एग्जाम्पल को भी देखा कि अगर यहाँ पे वो एक कल्चर की बात कर रहा है तो उस कल्चर की इसने किस तरीके से तस्वीर के जरिए से, इमेज और टेक्स्ट की मदद से उसने किस तरीके से डिफरेंट कल्चर, मुस्लिम कल्चर्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उसने नुमाया किया। फिर हमने ये देखा कि जी यहाँ पे वो किस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है
ठीक है, कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए टाइम मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसको भी उसने तस्वीर और टेक्स्ट की मदद से कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट किया है कि बगैर किसी तकरीर के, बगैर किसी स्पीच के आप उसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन टाइम को इस तरह से मालूम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस इमेज पे बात हुई, और इसमें मैं फिर एक दफ़ा क्लेरिफाई कर दूं, अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पॉइंट इस इमेज का ये है कि आपके पास जो नॉर्मल मैप्स होते हैं जो आप लोग को अपनी क्लासरूम्स में नजर आते हैं, जैसे वॉल पे लगे हुए होते हैं, उन मैप्स के अंदर कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से एक खामी ये हो जाती है कि वो जगह जो इक्वेटर के करीब है, इक्वेटर किससे गुजर रहा है, अफ्रीका से गुजर रहा है, राइट। तो जो कंट्रीज या जो कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर के करीब है, उनका साइज दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में कम नजर आता है। तो अगर आप उस मैप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अफ्रीका जो है वो इंडिया से बस थोड़ा बड़ा है या चाइना से थोड़ा बड़ा है। बल्कि आपको शायद ये भी लगे कि कनाडा जो है या आइसलैंड जो है वो अफ्रीका के तकरीबन बराबर है, लेकिन हकीकत उसके बरखिलाफ है। तो इस इमेज के जरिए से उसने, इस इंफोग्राफिक के जरिए से ये मैसेज कन्वे किया या ये इंफॉर्मेशन कन्वे की कि ऑल्दो जो 2D मैप्स जो आप लोग की क्लासरूम्स में लगे हुए होते हैं, जिसको आप लोग यूज कर रहे होते हैं, उसके अपने फायदे हैं, लेकिन उसकी एक खामी ये भी है कि किसी कॉन्टिनेंट का ट्रू शेप नहीं आ रहा होता। यहाँ पे वो आपको अफ्रीका का ट्रू शेप दिखा रहा है कि भाई असल में अफ्रीका इतना बड़ा है कि एशिया की कई कंट्रीज, यूरोप है, आपका पूरा का पूरा यूएस है, वो उस अफ्रीका के ऊपर आके फिट हो जाता है। फिर हमने बात शुरू की कि यार हमें एज ए टीचर कई दफ़ा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अपने बच्चों तक पहुंचाना होता है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को बच्चों से इंफोग्राफिक के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। बच्चा परेशान हो रहा है कि सर ये काम बड़ा मुश्किल है, ये कैसे करें, बोला कोई बात नहीं, इस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, तुम कर लोगे। एग्जाम सर पर है, एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, कोई मसला नहीं है, तुम छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड करो। आज जो है मैं फला सब्जेक्ट का लेसन 1 पढ़ूंगा, दूसरे दिन लेसन 2 पढ़ूंगा। छोटे एक वक्त में एक काम, छोटे छोटे स्टेप्स को लेते जाओगे, तुम्हारा जो बड़ा सा काम है एग्जाम की तैयारी, वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। बेटा तुम क्लास के सीआर हो, तुम्हारा काम है कि अपनी एग्जाम्पल से ऐसा रोल मॉडल बनो कि लोग तुम्हारी एग्जाम्पल को फॉलो करें। सीआर या मॉनिटर का काम जो है वो बच्चों को सिर्फ डांट डपट करके चीख चिल्लाना नहीं है, उसका काम यह है कि वो अपनी किरदार से ऐसी मिसाल बने कि लोग उसको फॉलो करें। वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा हो, वो टीचर्स के साथ तमीज से बात है, अखलाक से पेश आए, क्लास के अंदर डिसिप्लिन का ख्याल रखे। जब वो खुद ऐसा होगा तभी क्लास के अंदर वो डिसिप्लिन बरकरार करने में कायम होगा। तो बेटा तुमने लीडर बनना है, मैनेजर नहीं बनना। हम उसको बता सकते हैं कि बेटा अपनी नाकामियों से सबक सीखो और उन नाकामियों को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करो। नाकामियों से थक हार के रुक ना जाओ, वही नाकामी तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी काम आ सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं कि जी बेटा असल जो चीज होती है वो मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन है। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होगा पढ़ने का तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होगा कि जी तुमने फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना है, तभी तुम्हारी फिजिकल फिटनेस सही हो सकेगी। सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी नहीं गुजर सकती। कोई कमाल इंसान के अंदर सिर्फ मोटिवेशन से पैदा नहीं होता, वो किस चीज से पैदा होता है, डिसिप्लिन से। हम उसको बता सकते हैं कि बेटा जिंदगी में कामयाबी कभी भी तुम्हें पकी पकाई नहीं मिलेगी, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तुम कारोबार शुरू करो, तुम जॉब करो, तुम कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर अपनी स्कूल लाइफ में कोई काम करने बैठोगे, कभी भी तुम्हें जिंदगी में कोई चीज पकी पकाई नहीं मिलेगी, तुम्हें हर दफा अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा वेल डिफाइंड होता है। बेटा पहले तुम क्लास 1 पढ़ोगे, तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम होगा, तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, उसमें तुम पास होगे तो क्लास 2 में जाओगे, उसका सिलेबस मिल जाएगा, यूं करो। बच्चा जब इस पूरे 12 साल इन तमाम सिस्टम से गुजरता है और फिर कमोबेश इसी किस्म का सिस्टम उसको यूनिवर्सिटी में मिलता है, तो जब अपनी अमली जिंदगी में कदम रखता है तो अमली जिंदगी के जो कि, क्योंकि अमली जिंदगी अनएक्सपेक्टेड होती है। आप लोग में से अक्सर लोग जॉब कर रहे हैं, मैरिड भी हैं, तो आप लोग को शायद इस बात का अंदाजा होगा कि आपकी अमली जिंदगी के अंदर कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी, जिनका कभी सोचा भी नहीं होता और उनको आपको फेस करना पड़ रहा होता है। तो यही वो बात है जो हमें अपने बच्चों को कन्विंस या कन्वे कर सकते हैं कि भाई जिंदगी के अंदर रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, हर दफा बना बनाया रास्ता नहीं मिलता। तो स्कूल में, कॉलेज के अंदर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी बात है, अचीवमेंट है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि तुम्हारे मार्क्स के पीछे एक राज ये है कि तुम्हें बना बनाया रास्ता मिला था। असल कमाल तो वो उस वक्त होगा जब तुम ऐसे रास्ते पे चलो जिस पर पहले कोई नहीं गया, ठीक है, और तुम्हें ये रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है। तो उस रास्ते पे तुम कैसे चल रहे हो, कैसे अपने लिए तुम राहें तलाश कर रहे हो, कैसे तुम अपने जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हो उनको अबूर कर रहे हो। बेटा बुरा वक्त जो होता है हमेशा एक सा नहीं रहता। आज अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए, आज अगर घर के अंदर कोई इशू है, फैमिली में कोई इशू है, तो जिंदगी हमेशा ऐसी ही नहीं रहती, जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं। आज अगर तुम्हें कोई टीचर पसंद नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो टीचर ऐसे ही रहे। आज तुम्हें अपना क्लास फेलो पसंद नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं जिंदगी ऐसी गुजरे। मुमकिन है आगे चल के तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाए, मुमकिन है आगे चल के वो किसी दूसरे स्कूल में चला जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो आज की कुछ बुरे वक्त को देखते हुए, खजा का मौसम देखते हुए, ये मत समझना कि बाहर कभी नहीं आएगी।
हम राइटिंग की अहमियत के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा जो कुछ तुमने अचीव कर लिया उसको भी मद्देनजर रखो, सिर्फ ये ना देखो मैं जिस चीज़ को अचीव नहीं किया या जो मेरा काम बाकी है, जो मेरे पेंडिंग काम है, जो इतना सारा काम तुम अचीव कर सके तुम उसकी तरफ भी तो तवज्जो दो कि तुमने कितना कुछ कर लिया। आप लोग कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, शायद आप लोग को लग रहा हो कि हमारी पढ़ाई एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही। आप में से अक्सर लोग रोजाना कॉलेज में आ रहे, क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये भी कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। अपनी अचीवमेंट्स को भी ध्यान में रखें, सिर्फ ये ना सोचे जो नहीं किया, वो भी सोचे जो आप लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? ठीक। हम लोग फिर इसके अलावा राइटिंग की अहमियत के ऊपर बात कर सकते हैं कि बेटा अपनी डायरी बनाओ। अभी आप लोग को टीचिंग के दौरान आप लोग को सिखाया भी जाएगा कि भाई टीचिंग डायरी मेंटेन रखा करो। ठीक है, अगर अभी किसी ने नहीं बताया तो बता दो, तो आने वाले सालों में आपको बता भी दिया जाएगा। हर क्लास के बाद अपनी डायरी मेंटेन रखो, क्या हुआ, क्या मैंने पढ़ाया, क्या क्लास का बिहेवियर था, क्लास कैसी चली मेरी। ठीक है, अगर आप लोग इस किस्म की डायरी मेंटेन रखते हैं, इसमें आप ही का अपना फायदा होता है। अगले दफा जब आप जाएंगे तो उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। अगली दफा जाएंगे तो आप उस सवाल के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे। या पिछली दफा स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल पूछा था, अगले साल दूसरी क्लास आ रही है, शायद मुझसे फिर वही कोई सवाल पूछे, और इससे पहले का कोई मुझसे वो सवाल पूछे मैं उसका जवाब दे दूं। मैंने फला दिन लेसन पढ़ाया था तो उसमें मुझसे ये गलती हो गई थी, मेरा लेसन बहुत लंबा हो गया था, मेरा लेसन बहुत छोटा था, मैंने फला चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आपके पास ये डायरी होगी तो आप इसकी मदद से अपनी मतलब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होगी, और इस ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन की मदद से आप जो है अपने नेक्स्ट टाइम के लिए अपने उन गलतियों से बच सकेंगे। ठीक। और इसी तरह से आप लोग जब एक्शन रिसर्च करेंगे वहां पे भी आप लोग को ये बताया जाएगा कि जैसे ही अपनी सुपरवाइजर से आपकी मुलाकात हो रही है तो फौरन डायरी लिख लो। असूलन बल्कि अगर कल कल आपको जब अपने प्रिंसिपल से भी मिले तो उसकी भी डायरी लिख लें। आज मेरी प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई, हमने उसमें ये बातें की। आगे चल के जब कल कला कभी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो तो उस वक्त इस किस्म की डेटा जो होता है आपके बड़े काम आता है, कि आपके पास रिकॉर्ड होता है कि किस मुलाकात में क्या बात हुई थी और क्या तय पाया था। अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ डिजाइन को देखें, और उन डिजाइन को देखते हुए जरा सा हमने अभी तक बात की थी ना कि हम दूसरों से सीखें। तो दूसरों से सीखने के दो तरीके होते हैं, एक वो जो वो कर रहे हैं उसको हम फॉलो करें, और एक वो जो वो कर रहे हैं उसको हम ना करें। उनकी एग्जाम्पल से हम ये सीखें कि ऐसी काम हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है। हाँ जी, इस डिजाइन के बारे में क्या इरशाद फरमाएंगी वहाँ? कैसा इन्फोग्राफिक है? और बिलफर्ज अगर ये इन्फोग्राफिक हम बड़ा कर दें तो? एग्जैक्टली exactly. इसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, बात सिर्फ ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ भी जाए करीब साथ के आप देख भी लें तब भी इस इन्फोग्राफिक को पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसमें टेक्स्ट इतना सारा भरा हुआ है। ठीक, भले जितना ही बड़ा साइज क्यों ना, ये अच्छा इन्फोग्राफिक नहीं है। हमने जो इन्फोग्राफिक डिजाइन करना है हम कोशिश करेंगे कि ऐसा बना जिसमें ये वाली गलती रिपीट ना करें। जी मैमूना, क्या ख्याल है इस इन्फोग्राफिक के बारे में? हम्म। ओके, और कुछ? सुमेरा? ओके, जासरा? देखो इसके अंदर एक तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक बात कर रहा है ग्रॉसरी प्राइसेस की, दूसरी बात कर रहा है एवरेज आवरली वेजेस की। अब दोनों चीजें अलग हैं, प्राइसेस अलग हैं और वेजेस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा डिफरेंट उनको रेलिवेंट इमेज यूज करना चाहिए था जो दोनों का डिफरेंस नुमाया करता है। एक और बात देखो, एक ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है? 21%। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? 21% और 3.8% में कितना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, राइट? लेकिन ट्राइंगल का साइज बिल्कुल एक जैसा है। तो आपके अपने आपने देखो इस इन्फोग्राफिक को समझने के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ रही है। वेजेस सबसे पहले टैक्स देखो जी, वेजेस, क्योंकि इमेज जो है वो वेजेस को शो नहीं कर रहा। दूसरा इमेज प्राइसेस का है, वो प्राइसेस शो नहीं कर रहा। तो दोनों तरफ उन्होंने सिंपल सा ट्रायंगल लगा दिया, रेलिवेंट इमेज यूज किया होता उसको समझना आसान हो जाता। इसी तरीके से अगर साइज में भी फर्क होता तो भी हमारे लिए समझना आसान होता। क्यों? क्योंकि साइज के फर्क से हम समझ जाते ज्यादा कौन है, कम कौन है। ठीक, ये गलती हमने रिपीट नहीं करनी। हम जब अपने इन्फोग्राफिक को बनाएंगे तो हमारे इन्फोग्राफिक के अंदर जो हमारा डिजाइन है उसके अंदर रेलिवेंट इमेज हो, और जो साइज के डिफरेंस से भी हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करें। जी निदा, इरशाद फरमाइए। नीलम?
1% और 0.08, 0.08 कितना होता है, 1% से भी कम, लेकिन फर्क इतना बड़ा दिखाया है कि जैसे पता नहीं कितना दुगना फर्क दिखा देंगे। ठीक है, ओके वर्टिकल होता, लेकिन इसके अलावा एक और बात, दोनों बार्स का कलर एक ही है, डिफरेंट कलर होता तो ज्यादा आसान होता। जी बिलाल। अनीस। हाँ। हम्म। बार का साइज गलत दिखा रहे, 51 ज्यादा है, 47 कम है, लेकिन उन्होंने बार इस तरह से दिखाई है कि 51 छोटा और 47 को उन्होंने बड़ा दिखाया है। आप लोग इंशाल्लाह ताला आगे जब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता चलेगा कि आजकल के दौर में ये जानबूझ से किया जाता है। जानबूझ के इसलिए किया जाता है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए। इलेक्शन के मौके पे आपने अपना देखा तो आपकी पसंद का जो पार्टी है, अगरचे वो इलेक्शन हार रही है, लेकिन उसका बार उन्होंने लंबा शो किया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 47.8, और जो आपका मुखालिफ लीडर है उसको उन्होंने छोटा शो किया, अगरचे वैल्यू लिख दी 51, राइट। और आगे चल के उन्होंने अब आपने उसको देख के जाके आपने लोगों में हंगामा शुरू कर दिया, यार मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ हमारी पार्टी जीत रही थी, लेकिन ये रिजल्ट जो है गलत आया है। अनीस की रिजल्ट गलत आया, हम अपनी मर्जी से, हम लोग खुद देख कर आए, टीवी पे यही दिखा रहे थे फला पार्टी जीत रही है, अब ये गलत दिखाई क्यों? क्योंकि उन्होंने बार चार्ट गलत बनाया था। अब आप एहतजाज करते बाहर निकल आए, सड़कों पर एहतजाज करने लगे, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कि जानबूझ के आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई, आपको धोखे में रखने की कोशिश की गई। ठीक। जी सुनहरा, इस डिजाइन में क्या खामी है? और गुड। अब इसके अंदर देखो लिखा हुआ क्या है, जहां ब्लू लिखा हुआ है वहां पे रेड कलर शो किया हुआ है, जहां व्हाइट है वहां पे ब्लू कलर शो किया हुआ है। कलर लिखा कुछ और है और यूज कुछ और किया है। अब आप कह सकते हैं सर ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं जी, ये बड़ी बात है। जब हम लोग लैब वगैरह में काम देख रहे होते हैं तो हमें ये चीज नजर आती है कि ये इस किस्म की गलती है हम ही लोग कर रहे होते हैं, ये जिन लोगों ने बनाया वो भी हमारी तरह इंसान थे। इन तमाम बातों को दिखाने का मकसद ये था कि भाई जिस तरीके से दूसरों की एग्जाम्पल से सीखो और दूसरों के किए हुए काम से सीखो, जो उन्होंने अच्छा काम किया उसको फॉलो करो, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, उसको रिमिक्स करो, और जो उनका गलत काम है उसको अवॉइड करो। अब यहाँ पे सवाल होता है कि हम क्यों क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हैं इन्फोग्राफिक्स के ऊपर। देखो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर इन्फोग्राफिक्स के बारे में अभी तक सवाल नहीं आया। ओके। अब जब सवाल नहीं आया तो फिर हमने क्यों इतने 2 हफ्ते लगाए इन्फोग्राफिक्स को पढ़ने के लिए? जी राबिया। हाँ एग्जैक्टली exactly। और कोई पॉइंट उरुसा? इन्फोग्राफिक्स वो टूल है, देखो आईसीटी वो सब्जेक्ट है जिसको आपको असूलन और मशवरतन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ इसको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो। ये वो चीज़ है जो आपकी यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे चल के काम आएगी। ये वो सारे स्किल्स हैं जो हमें देख रहे हैं कि हमारे स्कूल्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे स्कूल्स के अंदर हर जगह पे एलएमएस यूज़ हो रहा है। हमारे स्कूल्स के अंदर जो है, अब वो कहते हैं कि रिजल्ट जमा कराना तो एक्सेल शीट पे जमा कराओ। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो है एआई के बारे में पता हो। ठीक है। अब जब हम बात एआई की कर रहे हो तो कम से कम आईसीटी तो हमें आए तो हम एआई तक पहुंचे। आईसीटी के अंदर इंफोग्राफिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। आप अपनी आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे आ रहे हैं जो एडीएचडी, ठीक है, अटेंशन डिफिशिट का मसला आ रहा है, वो बार बार किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, वो इधर बैठे होते हैं, चल लम्हों में उनका दिमाग कहीं और चला जाता है। वो मोबाइल के आदी है, मोबाइल के अंदर उनको उस पर म्यूजिक भी नजर आ रहा है, उनको कलर्स भी नजर आ रहे हैं, उनको आपसे ज्यादा बेहतर टीचर्स नजर आ रहे हैं या बेहतर ज्यादा इंटरटेनमेंट मिल रही है। उनको क्या जरूरत पड़ी क्लास के अंदर तवज्जो देने की? एक जमाना था जब टीचर्स कंप्लेन करते थे कि टीवी ने बच्चों को बिगाड़ दिया, या मूवीज देख के बच्चे बिगाड़ रहे हैं, या मूवीज को देख के बच्चों के जहन में वही कुछ चल रहा होता है। अब जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है तो क्या होगा? ठीक है। बचपन से हमें नजर आता है, हम अक्सर घरों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को हाथों में मोबाइल दिया हुआ है, बच्चा इधर रोना शुरू करता है तो वालदेन उसके हाथ में पहले फीडर पकड़ा देते, अब क्या पकड़ा देते? मोबाइल। तो ये बच्चा जब आपकी क्लास में आएगा तो वो क्यों आपके लेक्चर में इंटरेस्ट लेगा? उसको क्या नजर आ रहा है कि आप जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर या
मार्कर से लिख रहे हैं या ग्रीन बोर्ड के ऊपर चौक से लिख रहे हैं, क्या इंटरेस्ट होगा उसको आपके लिए क्लास के अंदर? क्या आप अपनी क्लास के अंदर सिर्फ डांट डपट करके क्लास के अंदर डिसिप्लिन कायम रख सकेंगे? नहीं रख सकेंगे। आपको इन्फोग्राफिक यूज करना पड़ेगा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए, बच्चे का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए। आज का बच्चा जब वो टिकटॉक का आदी है, ठीक है, चंद चंद सेकंड्स की वीडियोस वो देख रहा है, 1 मिनट की वीडियो देखता है, अगली दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, पहली वीडियो के अंदर एनवायरमेंटल इशू पे बात हो रही होगी, दूसरी वीडियो के अंदर पॉलिटिक्स पे बात हो रही होगी, तीसरी वीडियो के अंदर कोई कॉमेडी स्केच होगा, चौथी वीडियो के अंदर कोई जो होगा वो किसी गाने का रिमिक्स होगा या कोई डांस कर रहा होगा। तो भाई वो कहाँ से आपके लेक्चर सुन सकेगा? कहाँ से आप उसको न्यूटन के तीनों लॉज उसको याद करवा देंगे आप? आपने उसके मुकाबले में एक इंफोग्राफिक बना दिया, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, कैसे वो पूरा पूरा नॉवल पढ़ सकेगा? आप देखिएगा वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर नॉवेल्स पढ़ने की सलाहियत कम होते जा रही है, बुक्स पढ़ने की सलाहियत कम होती जा रही है। पूरा नॉवल कौन पढ़े? नीलम पूरा नॉवल पढ़े तो कौन पढ़े? इतनी बड़ी कहानी कौन पढ़े? जब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते तो आगे बढ़ते तो पिछली कहानी भूल रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पा रहे। आपके लिए जरूरी होगा कि अपनी क्लास के अंदर आप इंफोग्राफिक को यूज करें, तो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का ना सोचें। अब रेज्यूमे की मिसाल ले लें, आपने लोगों ने सीवी जमा कराई भी होगी, हर किसी ने उसके ऊपर लिखा होगा अपना फोन नंबर और एड्रेस, लेकिन आपकी रेज्यूमे के ऊपर आपकी वेबसाइट का नाम होगा, निदा.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या जुनैरा.com। आप तो आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो वेबसाइट है या जो आपकी सीवी है, वो खुद दूसरों से मुमताज होगी। यार ये वो बंदा है जो अपने साथ कंटेंट जो है, ये ऑनलाइन भी इसकी प्रेजेंस मौजूद है। लोग लेकर आएंगे, उन्होंने अपने सीवी पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे, जी मैंने पाकिस्तान डे का प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने सीजन्स का प्रोजेक्ट बनाया था, जी आप लेकर आ जाइए। वो हम लेकर नहीं आ सकते, जो घर पर है या वो पुराने स्कूल में रह गया, लेकिन आपका जो इंफोग्राफिक है वो आपकी वेबसाइट में मौजूद है। आपने लिंक दिया हुआ, जाकर इस लिंक पे क्लिक करो, मेरी वेबसाइट पे ये सारे तुम्हें इंफोग्राफिक नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपकी जो अपनी रेज्यूमे है वो पूरी की पूरी खुद इंफोग्राफिक के फॉर्मेट में। तो आप ये वो चीजें हैं, ये वो एफर्ट्स हैं जिसके जरिए से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो आज के इस दौर के अंदर कचरा बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये बताओ, एक जमाना था मैट्रिक करना बड़ी बात थी, आज मैट्रिक की कोई अहमियत है? हर बंदा ग्रेजुएट है, हर किसी ने कम से कम बीकॉम तो किया वही होता है, ठीक है, ऐसा है या नहीं है? अब जब इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो आप उनसे कैसे अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं? आप सिर्फ इस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो इतनी ही बीएड की क्लासेस कराची यूनिवर्सिटी में भी चल रही है, इकरा यूनिवर्सिटी में चल रही है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में, कितनी यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, हर जगह से लोग बीएड करके आ रहे हैं, राइट? तो मजमा लग गया नहीं लग गया? कितने सारे लोग ये काम कर रहे हैं। अब आपने उनमें से अपने आप को अलग करके दिखाना है, आपने दिखाना है कि जी मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। कुछ भी नहीं करना, बस 2 कदम आगे बढ़ना है। 2 कदम आगे बढ़ेंगे, खुद ब खुद नजर आएगा कि ये मजमे से अलग खड़ा हुआ है। और वो 2 कदम आगे बढ़ने का क्या तरीका है? यही सब चीज़ है। बाकी किसी ने वेबसाइट नहीं बनाई हुई, आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट बनाई भी है, उसको मेंटेन भी रखा हुआ है। आप अपनी टीचिंग डायरी ऑनलाइन रख रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन है, बाकी लोग चार्ट्स बना रहे हैं, आप इन्फोग्राफिक्स बना के लेके जा रहे हैं। आप इन तमाम चीज़ों से आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? भाई इसलिए इस गरज से इन्फोग्राफिक्स के ऊपर हमने इतनी मगजमारी की है कि हमने इन्फोग्राफिक्स को इस तरह से हम लोग, ये वो टूल है कि वो चीज़ें जो आपके इतने ज़्यादा काम आएगी। जी हुमा। ठीक है, ओके। हुमा का सवाल ये है कि हुमा का सवाल ये है कि यार ये जो आपकी डायग्राम है, ओके, ये जो डायग्राम है इसको आप इंफोग्राफिक क्यों कह रहे हैं? इसको इंफोग्राफिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस एक तस्वीर को देख के मुझे सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो मैंने बचपन में सुने, बचपन में पढ़े थे, लेकिन आज जब मैंने इस डायग्राम को देखा तो मुझे समझ में आया था कि इसमें और दूसरों में क्या फर्क है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इमेज की डायग्राम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो बस सीधे होकर बैठो, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। इस कन्वे करने की वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई ये इंफोग्राफिक है। आइलैंड, कल ही हम लोगों ने बात की थी, आइलैंड और पेनिनसुला के अंदर क्या फर्क है, तस्वीर के अंदर बिल्कुल नजर आ रहा है। अब ये वो सारी टर्म्स थी जो मैं पता नहीं किस जमाने से सुनता हुआ आ रहा हूँ। पेनिनसुला हुआ, पेनिनसुला का वर्ड सुना हुआ था, चैनल का वर्ड सुना हुआ था, स्ट्रेट का वर्ड, ठीक है, वैली, हिल, ठीक है। अब ये इतने सारे अल्फाज सुने हुए तो थे, लेकिन जब एक दफा तस्वीर देखी तब समझ में आया कि इन सब में आपस में क्या फर्क है। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डायग्राम है, जिसको आप डायग्राम कह रहे हैं, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, इसलिए ये एक इंफोग्राफिक है। इसने इंफॉर्मेशन की मदद से, सॉरी ग्राफ, तस्वीरों की मदद से इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कन्वे कर दी। अगर आप ये समझती हैं कि जो आपने शुरू में डायग्राम हमने दिखाई थी हार्ट वाली, और आप समझती हैं कि उससे पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, तो ठीक है, फिर आप उसको इंफोग्राफिक कहें।
लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए हमने क्या बात की थी कि इन्फोग्राफिक डिजाइन करते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारा ऑडियंस का। ठीक है, ये चीजें जो होती हैं ये रिलेटिव होती हैं। ओके, जो चीज आपके लिए ऑब्वियस है शायद मेरे लिए ना हो, जो चीज मेरे लिए ऑब्वियस है शायद आपके लिए ना हो। लेकिन जब इसीलिए हम अपनी ऑडियंस को डिसाइड करते हैं, अपनी ऑडियंस को डिसाइड करके हम फैसला करते हैं कि हमने उनको क्या चीज कन्वे, क्या चीज किस तरह से उन तक इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा आप लोगों से कि इन्फोग्राफिक्स की क्लासरूम में क्या अहमियत है, क्लासरूम के अंदर इन्फोग्राफिक्स को यूज करने के हमारे पास क्या फवायद है। और इस काम के लिए मैं कहूँगा माहा बोर्ड पे तशरीफ लाइए। जी, आप लोग इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आप लोग बताइए कि इन्फोग्राफिक को यूज करने के क्या फवायद है। फिलहाल आप लोग को इसी पे गुजारा करना पड़ेगा, कोशिश कीजिएगा उस लेंस पे मत देखें, प्रोजेक्टर के लेंस पे मत देखिएगा, आंखों को आंखें मुतासिर होंगी। जी, हाँ जी, इन्फोग्राफिक को क्लासरूम में यूज करने का आपके ख्याल में क्या फवायद है। जी फातिमा। गुड, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहला पॉइंट। जी हुमा। क्लास को इंगेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये एक मिनट एक मिनट, यार चार कलर के मार्कर्स हैं, डिफरेंट कलर्स भी यूज करो। हाँ जी, एक तो हो गया कॉम्प्लेक्स आइडिया, दूसरे कहा कि इंगेजिंग। ठीक है, हमारे बताया क्लासरूम को इंगेजिंग कर सकते हैं। और जासरा, जासरा। ओके, जी सुमेरा। ठीक है, बच्चा ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। जी बिलाल। टाइम कैसे कम खर्च होगा। अरे बाबा, बिलाल तुम्हारा नाम है। जी बिलाल। बच्चे का टाइम कम कंज्यूम होगा, टीचर का टाइम कम कंज्यूम होगा। टीचर का। ओके, टीचर किस तरह से। ठीक है, टाइम सेविंग फॉर, और आप जासरा इसी भी कुछ। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन, आगे भी जगह है वहाँ। ओके, लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन। और बिलाल का आइडिया कि टाइम सेविंग फॉर टीचर, टीचर का वक्त बचेगा। और मैथ्यू क्या कह रहे हैं आप। ठीक है, अट्रैक्टिव इमेज, बच्चों की क्लास के अंदर आप अट्रैक्टिव, जो हमने बात की थी कि बच्चा क्लास के अंदर अटेंशन नहीं दे पा रहा तो इसी तरीके से अटेंशन दे पाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव। न्यू इन्फॉर्मेशन किसने कहा, बतूल कैसे। ओके, ठीक है, चलो लिखें, इंक्रीज इन नॉलेज। अच्छा, और बताइए। एक मिनट, रमशा 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 रमशा, आप रमशा हैं। जी रमशा। चलें ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। जी बिलाल। हाँ ठीक है, ओके, रमशा का पॉइंट था कि जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। टाइम सेविंग के अंदर ये भी बात आती है कि टाइम सेविंग बच्चे के लिए भी है, टीचर के लिए भी है। टीचर ने एक दफ़ा इंफोग्राफिक बना लिया, वो बार बार उसको इस्तेमाल कर सकता है। एक दफ़ा इंफोग्राफिक बना दिया, ज़्यादा तेजी से बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लास के अंदर इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ रही। और बच्चे के लिए भी टाइम सेविंग है, बच्चों को जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर आप इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्कुल सही है, जो डिजिटल लिटरेसी उसकी इंप्रूव हो रही है, वो नई चीज़ों को सीख रहा है, नई चीज़ों को समझ रहा है। और बताएं किसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के अंदर इजाफा हो रहा है, गुड पॉइंट। और एग्जैक्टली, स्टोरेज इज ईजियर। ठीक है, आपने चार्ट वगैरह बनाया, आपने पोर्टफोलियो बनाया और आपको नजर आया कि बहुत जल्द वो पोर्टफोलियो, वो चार्ट आपके खत्म हो जाते हैं। बड़े बड़े यहाँ पे लोग जो है विजुअल एड लेकर जाते हैं अपने साथ, अपने प्रैक्टिकम के ऊपर। अब वो कुछ अरसे के अंदर ही खराब हो जाता है क्योंकि उसको स्टोर करना प्रॉब्लम होता है। तो इन्फोग्राफिक के साथ हमें ये इशू नहीं है, हम इन्फोग्राफिक को लॉन्ग टर्म स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा ठीक है, इजियर टू मॉडिफाई। अच्छा, फिर मेमोरी रिटेंशन का इशू नहीं है। हमने जब कहा कि पूरा का पूरा नॉवल हम एक इन्फोग्राफिक के जरिए से समझा सकते हैं, उसकी स्टोरी की मेन थीम्स, तो उसके लिए मेमोराइज करना आसान हो गया।
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी वो जो डाइवर्सिटी क्लास के अंदर जो होती है उसको हैंडल करने में ये इन्फोग्राफिक्स हमारी मदद करते हैं। देखो जो डाइवर्सिटी हो सकती है क्लास के अंदर मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, कल्चरल डाइवर्सिटी, आपके क्लास के अंदर बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जहनी सलाहियतों की भी डाइवर्सिटी हो सकती है। बाज बच्चे बातों को तेजी से पिक कर लेते हैं, बाज बच्चों को टाइम ज्यादा लगता है। दोनों के दोनों जो है, चेयर्स हैं पीछे, दोनों के दोनों जो है उनको आप कल्चरल डाइवर्सिटी की मदद से, सॉरी इन्फोग्राफिक्स की मदद से इस डाइवर्सिटी को आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और बताएं, और कोई पॉइंट किसी के जहन में आ रहा है? स्टूडेंट्स के जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उनको भी आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ मेरे पास पॉइंट्स थे, ठीक है। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन, ठीक है। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, लर्निंग मेक लर्निंग इंगेजिंग एंड फन। इसी तरीके से लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स को ब्रिज कर सकते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स को फॉस्टर कर रहे हैं, जैसे कि अभी मीना ने कहा। डिजिटल इन्हांसमेंट्स, आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, बच्चे के भी इंप्रूव होंगे जब आप इन डिजिटल टूल्स को यूज करेंगे। और इसके अलावा वक्त बच रहा है, हमने बात की वक्त बचने की दोनों पहलू है, टीचर के लिए भी वक्त बच रहा है और स्टूडेंट के लिए भी। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि यार हमने इसको पढ़ा क्यों? जब हमने ये बात कर ली जब हमने ये बात कर ली कि आपका जो जब हमने ये बात की कि यार इन्फोग्राफिक्स के ऊपर अभी तक कराची यूनिवर्सिटी में सवाल नहीं आया है, तो हम क्यों इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? देखो यहाँ पे, हाँ बोलो। ओके, मेरी बात सुनना। देखो आईसीटी के पेपर के अंदर जितने भी सवाल आते हैं ना, मल्टीमीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, विजुअल की क्या इंपॉर्टेंस है, इंटरेक्टिव वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं, एलएमएस का क्या फायदा है, ऑनलाइन लर्निंग का क्या फायदा है, डिजिटल लर्निंग का क्या फायदा है, इन तमाम सवालात के अंदर एक ही ऐसे जवाब आ जाते हैं। मल्टीमीडिया का क्या फायदा है, जितने पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना यही फायदा है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग का क्या फायदा है, कम और यही पॉइंट्स हैं, ठीक। आपका आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंटरेक्टिव रेडियो क्या फायदा है, अगेन कम और यही पॉइंट्स है। तो ये जो आज हमने इसको डिस्कस किया, ये सब बताने के लिए कि भाई जो जैसे देखो कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो मैंने बताया, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग के अपने जहन में मौजूद थे। अब बस करना ये है कि जब पेपर कराची यूनिवर्सिटी में देने जाए तो वहां पे भी आपका जहन चल रहा हो और ये सारे पॉइंट्स वहां पे आप डिलीवर कर सके। आईसीटी का जो कराची यूनिवर्सिटी का पेपर है, मैं अभी से ये टिप बता रहा हूँ, आपने एक आंसर तैयार कर लिया, समझेगा तकरीबन 50% से ज्यादा पेपर आपने तैयार कर लिया, क्योंकि एक ही जैसे आंसर हर जगह उसमें अंदर रिपीट हो रहे होंगे। आपने सिर्फ कमोबेश चंद कुछ चीजों का इजाफा और कुछ चीजों की कमी करनी होगी, ठीक है। अब इंशाअल्लाह कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका ताल्लुक है सर्चिंग से। अब आप कह सकते हैं सर सर्चिंग कौन सी बड़ी बात है, सर्चिंग तो हमें आती है। इंशाअल्लाह कल हम इस बारे में बात करेंगे। इस चीज़ का ताल्लुक है डिजिटल लिटरेसी से, और हम इस बारे में बात करेंगे कि हम इसके ऊपर क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।